चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 11 अनिवार्य हिंदी आरओ और पाठ का नाम है कहानी है जामुन का पेड़। लिखने वाले कृष्णचंद्र। प्रेमचंद के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति थे प्रेमचंद के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहानी को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया। देखिए कहानी को नई ऊंचाई पे हालांकि कृष्णचंद्र आपके लिए बिल्कुल नए लेखक हैं, पर इनकी बहुत सारी कहानियां मुझे पढ़ने का मौका मिला है। यहाँ पर जो कहानी है जामुन का पेड़, हास्य व्यंग से भरी हुई, इसमें कई घटनाएं आपको अविस्पष्ट लगेगी, पर ये है क्या पहले समझ लो इसे। इस कहानी को पढ़ाने के पहले ये कहानी समाज के उस सड़ांत की तरफ इशारा कर रही है। तभी ठीक है बेटा, क्या कहाँ खोया हुआ है, थोड़ा मुझ में खो जा थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये जो कहानी है ये कहानी समाज को आईना दिखाती है। कैसे? समाज की सड़ांत को बताती है। कैसे? ये जो हमारे सिस्टम का जो खोखलापन है, ये उस सिस्टम के खोखलेपन को बता रही है। इसे थोड़ा आप समझिए किस प्रकार से। यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और व्यक्ति लगभग मरने ही वाला है, पर उसे कुछ देर में यदि सहायता पहुंच जाए तो वो शायद बच भी सकता है, पर रोड पे पड़ा हुआ व्यक्ति तड़प रहा है और हम लोग उसका वीडियो बनाने में बहुत बिजी हो जाते हैं। कोई भी उसके पास नहीं जाता है क्योंकि सबको डर लगता है कानून कहीं न कहीं कानून के इस पचड़े में पड़े कौन। और कानून के उस पचड़े में पड़ने का फिर मतलब ये है कि कोई भी आगे नहीं आएगा और वो व्यक्ति जो बच सकता था उसकी जान पर वो बच नहीं पाता है। कंडीशन नंबर 2, हो सकता है उस भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा साहसी भी हो और उस व्यक्ति को बचाने के लिए वो अस्पताल चला जाए, लेके चला जाए, पर अस्पताल वाले कहेंगे कि ये तो पुलिस केस है, पहले पुलिस को सूचना दो, इसको सूचना दो, ये करो वो करो, और इन सब के चक्कर में उस व्यक्ति की जो नब्ज होती है धीरे धीरे डूबती जाती है और वो व्यक्ति जो बच सकता था वो मर जाता है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लाखों उदाहरण आपने आए दिन देखे होंगे। कहने का मतलब ये कि हमारी जो संवेदना है वो लगभग खत्म हो चुकी होती है। यदि संवेदना किसी की थोड़ी जाग भी रही हो तो इस सिस्टम का खोखलापन उसे भी मार देता है, और यही सब कुछ होता है। और हम बैठ कर फिर सवालिया निशान लगाते हैं अगले दिन चाय की चुस्की के साथ, अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं उस हेडलाइन को देखकर कि तड़प तड़प कर एक व्यक्ति ने सड़क पे जान दे दी, और हम फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंसानियत मर गई है। उस मरी हुई इंसानियत के अंदर हम अपने आप को शामिल कभी नहीं करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंसानियत नहीं मरी है। किसी न किसी मौके पर कभी न कभी आप लोगों ने यदि ठीक उसी प्रकार से नजरें चुकाई होगी तो समझिए कि आपकी इंसानियत भी कब की तार तार हो चुकी है। ये जो जामुन का पेड़ पाठ है ये हास्य व्यंग से भरपूर है। आपको हंसी तो आएगी। देखिए हंसी भी 2 प्रकार की होती है। एक वो हंसी जब हम दूसरों पे हंसते हैं, एक वो हंसी जब हमें अपने आप पे हंसी आती है। एक दूसरी हंसी जो हमें अपने आप पर आती है, और जब हमें अपने आप पे हंसी आती है वो हंसी बहुत भयानक होती है। अब देखिए इस पाठ को अपन स्टार्ट करते हैं कृष्णचंद्र के द्वारा। एक बार इस पाठ को आप भी जरूर पढ़ना। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ का मतलब तूफान आया। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। रात को तूफान आया और उस तूफान में जामुन का पेड़ गिर गया
आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और जामुन का पेड़ क्या हो गया, गिर गया। और उस जामुन के पेड़, आज आपकी क्लास 11 बजे, इतनी देर में बैठ जाओ, 12th की। हाँ, वापस स्टार्ट करता हूं। रात को बड़े जोर का चक्कर चला, पाठ है जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ का मतलब तूफान। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। एक सरकारी कार्यालय, वहां पर जामुन का पेड़ रात को गिर गया। माली ने सुबह उठ के देखा कि पेड़ गिरा हुआ है, और पर पेड़ गिरा है उसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है। अब उस जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है, अब उसकी स्थिति क्या होती है देखिए। सिस्टम किस कदर से खोखला हो चुका है, उस सिस्टम की तरफ एक इशारा मात्र रही है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब चपरासी ने जब उसे देखा तो चपरासी पहली कोशिश तो ये करता कि उसको निकाल देता, पर वो क्यों निकाले, क्योंकि हमारे सिस्टम में समस्या को दूसरों के सर के ऊपर डालने की आदत है। वो किसके पास गया, बाबू के पास गया। बाबू सुपरिटेंडेंट के पास गया, और वो फिर जब सबसे बड़ा साहब आया बाहर, तब तक उस पेड़ के चारों तरफ क्या लग चुकी थी, भीड़ लग चुकी थी। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। देखो सीधा टॉन है, नीचे आदमी दबा पड़ा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। सबको ही लग रहा है कि यार जामुन का पेड़ तो इतने अच्छे फल देता था, और देखो बेचारा जामुन का पेड़ गिर गया। और इसकी जामुन कितनी रसीली होती है, दूसरा क्लर्क याद करके बोला। अब दूसरा क्लर्क फिर कह रहा है यार इसकी जामुन तो बहुत मीठी होती थी। उन नालायकों को ये नहीं दिख रहा है कि उसके नीचे व्यक्ति जो अंतिम सांसें ले रहा है उसके बारे में भी कुछ कहे। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग हुआसा होकर बोला। तीसरे क्लर्कों को बहुत ज्यादा दुख है, लगभग रोते हुए कहा कि मैं इसके जामुन ले जाता था, मेरे बच्चे कितने खुश हो जाते थे। मतलब वो रुआसा किसके लिए हुआ है, उस पेड़ के लिए हुआ है। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। मगर यह आदमी, देखो आदमी के पीछे लगा है मगर। मगर का मतलब इफ, यट, बट, परंतु। आदमी तो अंतिम श्रेणी में आता है, मायने जामुन रखता है, उसके फल रखते हैं, इसलिए मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, क्योंकि इसमें एक ही इंसान था माली। उसको जामुन नहीं दिख रहा, उसको क्या दिख रहा था, वो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी दिख रहा था। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच पे पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। अब उनको यही पता नहीं था कि वो जी रहा है या मर रहा है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पे गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। शायद दूसरे चपरासी को बड़ी उतावल थी, जल्दबाजी थी, उसने निर्णय दे दिया मर गया होगा। इतना भारी पेड़ किसी के पीठ पे गिरे तो वो कोई बच सकता है क्या? नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा। उस आदमी ने क्या कहा, अरे भाई मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मतलब उस आदमी को जो मरने की कंडीशन में, उसे अपने जिंदा होने की गवाही खुद देनी पड़ रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि किसी कोर्ट में एक आदमी को ये साबित करने के लिए कि वो इस धरती पर जिंदा है और सामने खड़ा है, ये साबित करने में उसे 18 साल लगे। 18 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि तू सही कह रहा है, तू जिंदा है। वो कोर्ट में कितने साल तक लड़ता रहा? 18 साल तक लड़ता रहा। सिर्फ ये कि सामने जज के सामने खड़ा आदमी है कि भाई मैं जिंदा हूं, पर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। जज कहे कि तेरे पास कोई दस्तावेज लेके आ तो मुझे पता चले कि तू जिंदा है। 18 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। तो उस आदमी को खुद ओके बोलना पड़ रहा है, भाई जामुन के पेड़ के फल अच्छे थे, परंतु मैं भी जिंदा हूं अभी तक। जिंदा है? क्लर्क ने ताजुब से कहा। एक क्लर्क को ताजुब हुआ, तू तो जिंदा है। मतलब कि उनको तो लगा था कि इसका राम नाम सत्य हो गया। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने क्या कहा, फटाफट पेड़ उठा ले
इसको बेचारे को व्यक्ति को निकाल दें। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेट का तना बहुत भारी और वजनी है। इंसानियत की जान की यहाँ कोई कीमत नहीं, बचाया जा सकता था परंतु उसे नहीं बचाया। पर एक मोटा चपरासी काम कुछ करते नहीं है तो मोटे हो ही जाएंगे, एमआरएफ के टायर तो हो ही जाएंगे। तो फिर उसने कहा कि नहीं हटेगा, ये तो पेट भारी है, मरने दो ही। क्या मुश्किल है, माली बोला। माली हिम्मत वाला था, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अब भी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अर्थात कि 10-15 लोग अपन मिल जाए तो इस पेड़ को ऊंचा करके एक तरफ रख दे तो जो पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है अभी भी उसे क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता हूं। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। अब सब तैयार हो गए, चलो जोर लगाओ। अचानक जोश आ गया। कभी कभी दिल के अंधेरी कालिक लगी हुई दुनिया में भी कभी कभी इंसानियत की छोटी सी रोशनी चमक भी जाती है। यही हुआ। एक ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अब जो सुपरिटेंडेंट उससे भी बड़ा जो अधिकारी था वो कहने, नहीं रुको, मैं भी बड़े साहब से पूछ के आता हूं। अरे क्या घंटा पूछ के आता है, बेचारा दबा पड़ा है, अंदर मर जाएगा वो व्यक्ति। पर नहीं, ये प्रोसेस है, दे विल फॉलो द प्रोसेस। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ये रैंक के बाय रैंक, ऊंची रैंक है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी फिर मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अंत में कहां तक पहुंचे मिनिस्टर, उनको एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जाने में टाइम कितना लगा होगा वो कोई नहीं, वहां भीड़ इकट्ठी है, वो इंतजार कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, वापस ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी से कुछ कहा, वापस वो पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से वापस जो आदेश आया वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उन नालायकों को ये नहीं पता कि सांसें टूट रही है एक व्यक्ति की। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। कितना दिन? आधा दिन। वो व्यक्ति अभी भी जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। कुछ ऐसे क्लर्क भी थे कि चलो इस समस्या को अपन ही सुलझा दें। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। कुछ क्लर्क ने सोचा कि ये समस्या फाइलों में उलझे, उससे तो बढ़िया अच्छा है क्या किया जाए कि अपन मिलकर इस समस्या का हल कर लेते। समस्या है क्या? पेड़ उठाना है, उस व्यक्ति को जिंदा निकालना है। जैसे ये सोच ही रहे थे कि अचानक वो सुपरिटेंडेंट फाइल लेके भागा। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्या कह रहे वो? हम लोग नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। ओके, जो हमारा ऑफिस है वो तो बिजनेस वाला ऑफिस है, व्यापार विभाग से संबंधित है। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। अर्थात गिरा पेड़ है। पेड़ किसके अंडर में आता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। इसलिए और कृषि विभाग का काम व्यापार विभाग वाले कर नहीं सकते, इसलिए ये कौन हटाएगा? कृषि विभाग हटाएगा। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं। अब वो फाइल आधे दिन तक तो उनके बीच में दौड़ती रही। अब वो फाइल कहां दौड़ेगी? कृषि विभाग के पास, जहां से उत्तर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। इसलिए अब फाइल पहुंचा दी वहां पर। क्योंकि वहां पर जब कृषि विभाग में पहुंचा, कृषि विभाग सब विभाग क्या टालोम टोल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा कि दो थानों के बीच में एक ऐसी जगह आती है जो न तो इधर का थाना लगता है, न इधर का थाना लगता है। कई बार क्या होता है कि कोई जैसे इस थाने की सीमा में मर गया, देखा कि यार दूसरे थाने का बॉर्डर तो पास में है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसको वहां से हटा के उसकी बाउंड्री फेंक देते हैं। जब उस थाने को खबर पड़ती है, अरे यार ये तो थोड़ा उधर मरा होता तो उस थाने का काम होता, तो वो आते वापस रात के अंधेरे में उस बॉडी को उठा के इधर पटक देते हैं। और वो बॉडी दोनों थानों की सीमा के बीच में क्या करती रहती है? चक्कर काटती रहती है। ये सिस्टम है। तो कृषि विभाग ने क्या कहा? ये हमारा काम नहीं है, भले ये पेड़ का काम हमारा है, परंतु जो पेड़ था वो कहाँ था? व्यापार विभाग में, इसलिए वही उसे हटाएंगे व्यक्ति को। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया।
उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का उससे कोई संबंध नहीं। तब उन्होंने वापस क्या जवाब दिया कृषि विभाग को कि पेड़ हटाए नहीं हटाए हमारा काम नहीं, ये तो तुम्हारा काम है और तुम जानो। मतलब फाइल उलझती जा रही थी। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दें क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब देखो नालायकों की, उसने क्या कहा, अब कृषि विभाग के ऊपर आ गया। जब पता चला कि पेड़ तो उसे हटाना पड़ेगा तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया। उसने कहा कृषि विभाग में भी दो विभाग होते हैं, एक तो जो गेहूं जो चना ये जो कृषि फसलें होती है, हमारा विभाग तो वो है। क्योंकि जामुन का पेड़ तो फलदार था, फल लगते थे, इसलिए ये तो इसमें आता है हॉर्टिकल्चरल में, अर्थात कि फलदार विभाग वाला तो अलग विभाग होता है, ये तो वो विभाग हटाएगा। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। आदमी दबा हुआ, माली दयालु था, उसे वहीं लेटे लेटे दाल भात खिला दिया। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। उसके चारों तरफ पुलिस लगा दी। क्यों लगा दी? कि कोई इसको यहाँ से निकाल नहीं दे, क्योंकि निकालने का काम विभाग का है और विभाग का मतलब सरकारी, सरकार का मतलब कानून, और कोई कानून को हाथ में लेके इस व्यक्ति को यहाँ से निकाल के बचा नहीं ले, इसलिए पुलिस उसके चारों तरफ मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, उसने माली को दबे हुए आदमी को खाने खिलाने की इजाजत दे दी। पर पुलिस वाले को दया आ गई कि बेचारा दबा तो है, पर एक काम करो, इससे क्या करो, इसे खाना वाना खिला दो। तो इसलिए माली ने उसे खाना खिला दिया। माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। माली ने उस आदमी से क्या कहा जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा है कि बेटा चिंता मत कर, तेरी फाइल चल रही है, तेरे फाइल पे कल तक फैसला आ जाएगा और तुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। अब क्या बोले, खुद निकल सकता तो कब का निकल गया होता। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ तरा तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, मगर कमर पर गिरता तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, एक शारीरिक अंग है। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। मतलब ये जांघों वाला ये भाग है, यहाँ पर गिरा, यदि कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, अब तक तुम क्या होते, मर भी जाते। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं तुम्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। क्या कहा? तुम्हारा कोई जान पहचान का कोई वारिस है तो बता दो, मैं उसे खबर कर दूं कि भाई तू पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, ताकि यहाँ पर तेरे पास वो आ जाए। तब उस व्यक्ति ने कहा, दबे हुए व्यक्ति ने कहा मैं लावारिस हूं। देखिए दबा हुआ व्यक्ति एक सिंबल है, प्रतीक है। क्या प्रतीक है इस पाठ के एंड में बताऊंगा मैं। ये कोई एक व्यक्ति विशेष की घटना नहीं है, ये सिंबल है, एक प्रतीक है। फिनिश दिस लेसन, तब मैं इसे स्पष्ट करूंगा कि क्या चीजें कवि लेखक कहना चाह रहा है। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मालिक खेत प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया, बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्ण। हॉर्टिकल्चरल फलदार विभाग वाला जो विभाग था वहां से जवाब आया और जवाब बड़ा व्यंग्यपूर्ण था। क्या था देखिए, हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने जो जवाब भेजा था उस जवाब से ऐसा लगता था कि थोड़ा साहित्य पढ़ता है। उसने लिखा था आश्चर्य है इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। क्या कहा? देश में तो फलदार पेड़ों की तो कमी है, लोग तो फलदार पेड़ लगाते हैं, और कोई एक विभाग ऐसा है जो हमें फलदार पेड़ काटने की बात कर रहा है। हम तो फलदार पेड़ नहीं काट सकते हैं। आदमी मतलब ये कि आदमी की कीमत यहाँ कुछ नहीं, पेड़ की कीमत ज्यादा है। बस एक की काटे कौन, जिम्मेदारी कौन ले, जिम्मेदारी से बचने का तरीका है, भले उसके नीचे दबा हुआ आदमी मर जाए। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल देना चाहिए। किसी व्यक्ति ने जवाब दिया भाई पेड़ तो काट नहीं सकते, तो एक काम करो, इस आदमी को काट के निकाल दो, क्योंकि पेड़ इतना ज्यादा कीमती हो गया है कि 3 दिन तक इसके चारों तरफ पहरा लगा रखा है।
और उसके नीचे पड़े हुए आदमी को किसी की नहीं पड़ी है, जो तिल तिल करके हर क्षण क्या होता जा रहा है, मरता जा रहा है, नीचे तड़प रहा है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, पेड़ वही का वही रहेगा। देखो कितना समझदार प्राणी रहा होगा राय देने वाला। और हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में ज्यादातर राय देने वाले ऐसे ही होते हैं, और राय देंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्योंकि किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई यहाँ जवाबदेही नहीं है। किसी डॉक्टर के हाथ से उसकी गलती से कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका जवाबदेह डॉक्टर नहीं है। यदि डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए, कई बार होता है कि व्यक्ति के पेट में कैंची भूल जाता है और वो कैंची 10 साल के बाद उस व्यक्ति को मारती है, तो उसके लिए जवाबदेह जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं है। किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यदि किसी टीचर की गलती से फेल हो जाते हैं तो उसकी जवाबदेही वो टीचर नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए। बच्चा एक फेल हो जाता है तो एक जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो उस बर्बाद जिंदगी का जवाबदेही कौन है? पर यार जवाबदेही सरकारी विभाग में कोई जवाबदेही तय है ही नहीं, इसलिए वो व्यक्ति कह रहा है एक काम करो, दर्द से काट दो इसको, मुंडी इधर निकल जाएगी, आधा आदमी इधर निकल जाएगा, आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, पेड़ भी कटेगा नहीं, समस्या हल। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। और जो दबा हुआ आदमी उसने कहा, ए भाई आधा आदमी तो इधर से निकालेगा, आधा आदमी इधर से निकालेगा, मैं तो मर जाऊंगा, पेड़ बच जाएगा। यह भी ठीक कहता है। क्लर्क बोला, क्लर्क ने कहा हाँ यार ये बात तो क्लर्क दिमाग में अब बात आई, आधा इधर से निकालूंगा, आधा इधर से निकालूंगा, आदमी तो मर जाएगा। वो तो ठीक है, वो उसने कह दिया, नहीं तो उनको पता भी नहीं होता कि ऐसे आदमी मरता भी है। देखिए विडंबना है ये। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। जिस आदमी ने कहा था कि आदमी को काट के निकाल दो, पर जब कहा कि आदमी मर जाएगा तो उसने विरोध किया, कैसे मरेगा? आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट के निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। बड़ा नायाब आविष्कार है, न्यूटन ही रहा होगा ये। उसने कहा कि साइंस कितना आगे बढ़ गया है, प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ जाएगा। इसको तो मेरी बात मानो, इसे काटो, धड़ काटो, नहीं ये काटो, फिर जाके इससे क्या करेंगे, फेविकोल से अपन जुड़वा देंगे। आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसको टाके टुके लेके अपन इसको वापस जिंदा कर देंगे। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। पहले फाइल व्यापार विभाग में, फिर कृषि विभाग में, फिर हॉर्टिकल्चरल में। अब मामला आ गया धड़ अलग करने वाला, तो कहाँ गई फाइल? अब फाइल चौथे विभाग में गई, मेडिकल डिपार्टमेंट में। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। एक तरफ कह रहा है कि मेडिकल विभाग ने क्विक एक्शन लिया और आगे कह रहा है कि अगले दिन उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा। अरे क्विक एक्शन लिया तो अगला दिन क्या, वो आदमी तो मर रहा है। उन्होंने अपना सबसे अच्छा जो प्लास्टिक सर्जन था, जो काट छाट का काम करता था, जोड़ना, टेलरिंग का काम करता था, टेलरिंग का मतलब कि इंसानों को जोड़ने का काम, तो उसे भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। वो भाई डॉक्टर है, उसने देखा, नब्ज देखी, उसने दिल टटोला, उसने खून की गति देखी, उसने फेफड़ा देखा, उसने लीवर देखा, उसने सब छानबीन कर दिया और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस आदमी का सफलतापूर्वक प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, मतलब सर्जरी तो इसकी हो सकती है, परंतु वो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब ये हद है। एक डॉक्टर यदि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाले और वो कहे बधाई हो, ऑपरेशन सफल हुआ, अगले खुश होते हैं, और फिर वो जोड़े कि आदमी मर गया, ले जाओ। ये सिस्टम है, ये सड़ा हुआ सिस्टम है। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया। अब आदमी मर सकता है, इसलिए क्या किया, ये फैसला भी रद्द कर दिया। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया। कौन सा फैसला? कि भाई इसकी सर्जरी तो हो नहीं सकती है, सर्जरी सफल होगी पर आदमी मर जाएगा। अब देखिए, रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि यह मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा।
अब भाई वहां पर हुआ नहीं, उस व्यक्ति ने, माली ने उसे कहा, क्या कहा कि मामला ऊपर तक चला गया है, कल सबकी मीटिंग होगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो फैसला किया जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब यहां पर अंदर बैठिए आप, ठीक है ना, मैं आ रहा हूं। क्या कहा उन्होंने कि जब तक तुम मेरी खबर लोगे तब तक शायद हम जलकर खाक हो जाएंगे। ये मिर्जा गालिब का शेर है। अभी तक 3-4 दिन बीत गए, वो आदमी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है और यहाँ पर मीटिंग दर मीटिंग के दौर ही मात्र चल रहे हैं। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? अब बेचारा वो मर रहा है पर उसके मुंह से 2 लाइन निकल गई। माली पूछ रहा है, तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। अब हाँ में हिलाया ना में हिलाया ये पता नहीं। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। अब वो जैसे कहा कि हाँ वो शायर है, ये सूचना भी पूरे विभाग में एक के माध्यम से दूसरे तक जैसे फाइलें प्रोसेस करती हुई पहुंचती है न, वैसे वो पहुंच गई। लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब लोगों का नजरिया बदल गया, ठीक है न? इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। अब सब शायर, इतने दिन कोई नहीं आया पर जैसे ही पता चला कि शायर ही है तो सब शायर इकट्ठे होने लगे। देखिए ये इशारा किसकी तरफ है? हम ये नहीं देखते हैं कि कौन मरा, हम ये देखते हैं कि किसका आदमी मरा। हम ये नहीं देखते कि इंसान मरा, हम ये देखते हैं कि राजपूत मरा, ब्राह्मण मरा, जैन मरा या कोई और मरा। क्योंकि हमारी इंसानियत की दर भी तय करती है, किससे तय करती है कि मरने वाला कौन था। मरने वाला इंसान है, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हमारे लिए उसकी जाति काफी है, उसका पद काफी है, उसका तौर तरीका काफी है, उसका वर्ग काफी है। मतलब ये कि इंसान के लिए हमारी इंसानियत की नब्ज धड़के ये संभव नहीं है। उसकी चर्चा शहर भर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क, सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपने कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। अब जैसे ही पता चला तो सभी इनके जो सरकारी ऑफिसों में भी बहुत सारे क्या होते हैं, शायर होते हैं भाई। आजकल तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो शायर होता है, ये समस्या होगी है। तो वो आदमी जो मर गया है वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग तो उसको शायरी सुनाने लगे, बाकी कुछ लोग उससे सुनने लगे। मतलब आदमी तड़प रहा है, आदमी बस लगभग मरने वाला है, ये किसी को फिक्र नहीं थी। सबको फिक्र थी कि चलो शेरो शायरी कर ले। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर से है, न बल्कि इसका संबंध किससे है, कल्चरल डिपार्टमेंट से। भाई ये तो कवि निकल गया। अब तो ये दूसरे विभाग तो एक तरफ चले गए, ये तो जो सांस्कृतिक विभाग है ये तो मामला उसका है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जब को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। अब फाइल जो पहुंच गई वो किसके पास पहुंच गई, कल्चरल विभाग में। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी सेक्रेटरी तक पहुंची, ठेठ ऊपर तक। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा, दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। वो व्यक्ति आया, अब वो भी इंटरव्यू ले रहा है। यूं नहीं कि पेड़ हटा के उस व्यक्ति को निकाल दिया जाए। तुम कवि हो, उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैं कवि हूँ। किस उपनाम से शोभित हो? मतलब कि हर कवि अपने नाम के पीछे लगाता है, जैसे मैं मेरे नाम के पीछे आहुति लगाता हूँ, ठीक इसी प्रकार हर कवि एक नाम रखता है, इससे अपना नाम रखा ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? क्या कि तुम वो कवि हो जिसकी किताब अभी छपी है? दबे हुए कवि ने हुकार में सर हिलाया, उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। सेक्रेटरी ने कहा कि क्या तुम हमारी साहित्य अकादमी के सदस्य हो? उसने जवाब दिया नहीं। आश्चर्य है,
सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। उसने कहा इतना बड़ा कवि है, हमारी संस्था का सदस्य नहीं, गुमनामी में क्या है, दबा पड़ा है उस पेड़ के, जामुन के पेड़ के नीचे 4 दिन से। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। क्या कहा, मैं गुमनामी में नहीं दबा हूं, अभी तो एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। उसने कहा अब भी हटाता हूं, और हटाता हूं तो हटाना चाहिए, पर नहीं, उसने क्या किया, अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। अब मुबारकबाद दे रहा है उसको, मिठाई खिलाओ। अब वो दबा हुआ आदमी 4 दिन से जामुन के पेड़ के नीचे क्या मिठाई खिलाएगा। हमारा सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया, ये लो चुनाव पत्र। अब आदमी वो मर रहा है, उसकी जान निकल रही है, और उसे कह रहा है कि मिठाई खिलाओ क्योंकि तुम्हें हमारी कमेटी का सदस्य चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। उसे कह रहा है कि पेड़ के नीचे दबे दबे लड़ चुनाव, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहा कर कहा, उसने कहा तकलीफ में था, उसने कहा मैं चुनाव ही लड़ लूंगा, पेड़ से तो निकालो। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख पे पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते वो हमने कर दिया। उसने कहा पेट से हमने निकाल सकते, तुझे मेंबर बना सकते थे, तुझे चुनाव लड़वा सकते थे, वो हमने कर दिया। बाकी जो हम कर सकते वो हमने किया, जो नहीं कर सकते वो हम नहीं करेंगे। बल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, मगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। उसने क्या कहा, तुम यदि एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, अब तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी बीवी को हम क्या करेंगे, तनख्वाह भेजते रहेंगे, वजीफा मतलब स्कॉलरशिप दे देंगे। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो। कवि ने कहा भाई मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे क्या करो, जिंदा रखो, मारो मत पूरी तरीके से। मुसीबत यही है, क्या कह रहे, तुम जिंदा हो, यही मुसीबत है। इंसान के जान की कीमत यहाँ पर कोई नहीं। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुलाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। उसने कहा कि भाई देखो पेड़ काटने का मामला कलम दवात से तो है ही नहीं, कलम वाला काम होता हम कर लेते, कलम से तो पेड़ काट नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इस मामले को कहाँ भेज दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा है, क्योंकि काटने कटाने का काम कौन करता है, फॉरेस्ट वाले करते हैं। और अर्जेंट लिखा है, क्या कहा है, और अर्जेंट लिखा है हमने, उनका वो अर्जेंट के कितना अर्जेंट है देखो। अब शाम को माली ने आके दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अर्जेंट, इतना अर्जेंट किया काम उन्होंने कि वो जो फॉरेस्ट विभाग वाले कब आएंगे, कल आएंगे, इस पेड़ को काटेंगे और तुम्हें जिंदा निकाल देंगे। माली बहुत खुश था, 5 दिन से दबा पड़ा फिर भी खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। जो दबा हुआ 5 दिन से जिंदगी और मौत से लगातार लड़ रहा था, पर कब तक लड़ेगा, स्वास्थ्य है, कोई मशीन तो है नहीं। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह से जीवित रहना है। वो आदमी सोच रहा है कि चलो इतने दिन जिंदा रह गए, कल तक थोड़ा और जीवित रह लूंगा। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। किसने रोका, मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तभी विदेश विभाग से आदेश आया कि इस पेड़ को नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि फलने डिम के देश का कोई प्रधानमंत्री था जो ये पेड़ लगा गया था, और ये पेड़ काट देंगे और उस देश के प्रधानमंत्री को पता चलेगा तो हमारे उस देश के साथ विदेशी संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए पेड़ को नहीं काटा जा सकता है। मगर एक आदमी की जान का सवाल एक क्लर्क चिल्लाया। किसी क्लर्क के मन में दया पैदा हो गई 6 दिन के बाद। उसने कहा पर एक आदमी की जान की कीमत है, दूसरे और 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। उसने कहा यहाँ एक जान की कीमत है या 2 देशों के संबंधों की चिंता है। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। क्या कहा, और वो सरकार कितनी मदद करती है, कितना पैसा देती है, और इतना पैसा देती है, उस पैसे के बदले में क्या हम
एक व्यक्ति की जान की कीमत नहीं दे सकते क्या? एक व्यक्ति को बलि नहीं चढ़ा सकते क्या? फिर उन्होंने फैसला किया कवि को मर जाना चाहिए। दूसरे ने स्वीकार किया निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वो फैसला देंगे सबको स्वीकार होगा कि अब फाइल सीधे प्रधानमंत्री के पास जा रही है। प्रधानमंत्री यदि कहेंगे कि इस पेड़ को काटना चाहिए तो काट देंगे, वो कहेंगे कि नहीं काटना चाहिए तो नहीं काटेंगे। आदमी मरता है तो क्या हो जाए? मर जाए। शाम के 5 बजे से हम सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। बहुत जल्दी हुक्म दिया भाई, 6 दिन हो गए, कितना जल्दी हुक्म दिया। और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले लिए। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। प्रधानमंत्री भी कितना एक्टिव है, चिंता मत करो, प्रधानमंत्री पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई प्रेशर आया, पिटोनिया सरकार से कोई प्रेशर आया, अब तुम चिंता मत करो, जान बच जाएगी, कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा। आज भी काटा जाएगा, ये भी कब काटा जाएगा? कल काटा जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण बंद हो गई, अर्थात कि तुम्हारी 6 दिन से फाइल का जो सफर चल रहा था वो फाइल पूरी तरीके से आज बंद हो गई, कल पेड़ को काट देंगे। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। परंतु ये सुनने के पहले कि तुम्हारी फाइल बंद हो गई, उस कवि का हाथ ठंडा पड़ चुका था और चींटियों की एक पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। और जिंदा सांसों को चींटियां कभी परेशान नहीं करती है, जो जिसमें मुर्दा हो जाता है अक्सर चींटियां उसके अंदर घुस जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब मुर्दा होता है तो वो होता ही नहीं है, वो पूरे संसार की मालिकियत हो जाती है। चींटियों ने उस पर अपना हक जता दिया, अर्थात कि वो कवि 6 दिन उस जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा हुआ था अंततः मर जाता है। अब उसके जीवन की फाइल भी क्या हो गई थी? पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। देखिए, मैंने कहा था ये जो लेसन है अपने आप में एक सिंबॉलिक प्रतीक है। तुम ये मत समझो कि जामुन के पेड़ के नीचे कोई कवि दबा पड़ा था, तुम ये समझो कि हम सब अप्रत्यक्ष रूप से किसी जामुन के पेड़ के नीचे सालों से दबे पड़े हुए हैं, और जहां हम अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी जो जिंदगी और मौत की जो फाइलें अलग अलग विभागों में चक्कर काट रही हैं, और जब तक वो फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक दिन वो भी आएगा जब हमारे मुंह में भी चींटियों की वही पंक्तियां फिर सफर करेगी। कवि का हाथ जैसा ठंडा हुआ वैसा हाथ हमारा भी ठंडा हो जाएगा। हम लोग उस सड़ी गली जो व्यवस्था है, जो बिलबिलाती हुई जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के उतने ही हम शिकार है जितना कि वो व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे 6 दिन से दबा रहा, अंतिम सांसें लेता रहा। उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया, और जब तक उसे बचाने के लिए कुछ किया जाता तब तक चींटियों ने उसके ऊपर अपना अधिकार जता दिया था। वो कवि मर चुका था। वो दबा हुआ व्यक्ति हम सबका सिंबल है, हमारा प्रतीक है। हम हर मौके पर किसी इस व्यवस्था की सिस्टम के से हम लोग दबे हुए हैं। ये जो कहानी है ये मात्र व्यंग नहीं है। हो सकता है कि इसकी पंक्तियों को पढ़ते हुए तुम्हें हंसी आए, परंतु वो हंसी कहीं न कहीं अंदर तक हमें चीर जाएगी, क्योंकि पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को ये कहानी अपने आप में पूरी तरीके से क्या कर लेती है? उजागर कर लेती है। इसके क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस कल कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।